हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह और डिस्कस करूंगी आपके साथ में 27 अगस्त के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज आपके लिए रिवीजन की क्लास भी है। रिवीजन की क्लास वीकली भी लेकर आएंगे। संडे है और हर संडे को जो भी रिवीजन की क्लास होगी वो अपलोड कर दी जाएगी हमारे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट हेरोल्ड सूलर, इनका कहना है कि समस्याएं संकेत नहीं हैं, वे दिशा निर्देश हैं। यानी कि अगर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आपके जीवन में आई हुई है, तो वो आपको दिशा निर्देश दे रही हैं कि आप अपने अंदर सुधार करिए और अपने आप को इस तरीके से तैयार करिए कि जो भी समस्या है उसका समाधान निकल पाए और उस समस्या के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लें। कभी कभी वो संभावना के रूप में भी आती है। कोई समस्या आई तो उसकी संभावना के रूप में आप कुछ नया कर जाते हैं। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, आपने देखा होगा, अगर आप उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो पहले वो समस्या के रूप में आई है, फिर उसको सुलझाने के लिए एक इनोवेशन आइडियाज के रूप में आविष्कार का जन्म हुआ है। तो इसी विचारधारा के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहली जो हम बात करेंगे, चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई थी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, वो 23 अगस्त को हुई थी। तो 23 अगस्त के दिन अब भारत अपना नेशनल स्पेस डे मनाएगा, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा भारत। इसके लिए घोषणा करी गई है हमारे देश के पीएम के द्वारा 26 अगस्त को। कब घोषणा करी गई थी? जब वो इसरो के एक मिशन के लिए, उसकी देखरेख के लिए गए थे कर्नाटका के बेंगलोर में, तभी उनके द्वारा ये बात घोषित किया गया कि हर साल 23 अगस्त को भारत अपना नेशनल स्पेस डे मनाएगा। क्लियर? अच्छा देखो, हमारा जो चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतरा था, चंद्रमा के जिस धरती पर उसने कदम रखा था, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। ओके। और साथ में ही जब चंद्रयान 2 उतारा गया था और जिस जगह पर उसको उतारा गया था उस जगह का क्या नाम रखा गया है? तो तिरंगा पॉइंट उसका नाम रखा गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इसरो के बारे में। देखो, इसरो के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में अगर आप बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना कर दी गई थी। भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और ये जितने भी अपने रॉकेट लॉन्च करता है, उपग्रह की लॉन्चिंग करता है, वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से करता है। इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। कल की न्यूज में हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनान, जिसको ग्रीस कहते हैं, उसकी यात्रा पर गए थे। और साथ में ये भी आपको बताया था कि भारत के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा 40 सालों के बाद ग्रीस की यात्रा करी गई है। तो जब ये वहां पर यात्रा पर गए तो वहां पर इनको ग्रीस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये एक ऐसा सम्मान है जो किसी विदेशी सरकार प्रमुख को दिया जाता है। 2017 में दिया गया था और 2017 के बाद 2023 में इसको दिया गया है। साथ में ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं जिनको ग्रीस के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर? इसमें एक मेडल दिया गया है और एक प्रशस्ति पत्र है। प्रशस्ति पत्र में दोनों देशों के बीच में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध है, जो कूटनीतिक संबंध है, उसके बारे में बताया गया है। और जो मेडल है इसमें वहां की देवी एथना को दिखाया गया है और साथ में टैग लाइन उसमें दी गई है। टैग लाइन में क्या है? टैग लाइन में ये बताया गया है कि केवल धर्मी लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। यानी कि जो एथना की पिक्चर लगाई गई है इसमें, उसमें नीचे लिखा गया है केवल धर्मी लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये बात हो गई ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर के बारे में। क्लियर? देखिए, यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, इसके द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के हिस्से के रूप में ABDM माइक्रोसाइट्स का शुभारंभ किया गया है। कहां पर? तो मिजोरम के आइजोल में इसको स्टार्ट किया गया है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपको, तो सबसे पहले हमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो पूरे भारत में स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं को प्रोवाइड कराने का काम करता है और हॉस्पिटल्स के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा ABDM माइक्रोसाइट्स का शुभारंभ किया गया है।
ABDM के बारे में बात करेंगे तो ABDM, ओके। आयुष्मान, A फॉर आयुष्मान, B फॉर भारत, D फॉर डिजिटल, M फॉर मिशन, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर ये माइक्रो साइट्स हैं। यानी कि पूरे भारत में इस तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पूरे भारत में लॉन्च करने के लिए और हॉस्पिटल्स को, जो छोटे छोटे प्राथमिक केंद्र हैं, वहां पर डिजिटली अवेयरनेस पैदा करने के लिए, उसको लोगों को डिजिटली कनेक्ट करने के लिए काम किया जाएगा इन साइट्स के माध्यम से। साथ में ही इसके लिए यूथ फॉर एक्शन एक इंटरफेसिंग एजेंसी है, उसकी सहायता ली जाएगी, जो जो ये स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर डिजिटली सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। क्लियर? तो हमने बात कर ली किसके बारे में? हमने बात कर ली ABDM के बारे में, ओके। यूथ फॉर एक्शन के बारे में भी हमने बात कर ली, जो इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में काम करेंगे, ओके। देखिए, आसाम की सरकार के द्वारा ये बात कही गई है कि आसाम में 1000 मिलीलीटर की कैपेसिटी वाले जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, उससे कम के जो पानी के बॉटल हैं, उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और इनको बनाया भी नहीं जाएगा, इनकी मार्केटिंग भी नहीं करी जाएगी, इनका भंडारण भी नहीं किया जाएगा। हर तरीके से इनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उसकी डेट दी गई है 2 अक्टूबर 2023 और ये अनाउंसमेंट कब करी गई है? तो अनाउंसमेंट करी गई है 23 अगस्त को। क्लियर? साथ में ही आसाम के बारे में हमें ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ के पर्यावरण और वन विभाग के मंत्री कौन है, तो चंद मोहन पटोवारी। क्लियर? अच्छा, देखो इसका मोटिव क्या है, तो मोटिव निश्चित सी बात है ये होगा कि प्लास्टिक से होने वाला जो प्रदूषण है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए या उसको कम किया जाए, इस मोटिव के साथ किया जाएगा। और कानूनी आधार क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये काम किया गया है। जरूर याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 1000 लीटर की बोतल को बैन किया गया है वो किस कानूनी आधार पर किया गया है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ऐसा किया जा सकता है। क्लियर? आसाम के बारे में बात कर लेते हैं। आसाम को आप देखेंगे भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में, जो 7 सिस्टर्स वाला हिस्सा है उसमें आपको आसाम देखने को मिल जाएगा, जिसकी राजधानी दिसपुर है। एक राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को और यहाँ पर प्रमुख रूप से असमिया जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है, कुछ हिस्सों में यहाँ पर बोडो भी बोली जाती है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया है और साथ में राज्यसभा के लिए यहाँ से 7 सीटें जाती हैं और लोकसभा के लिए 14 सीटें यहाँ से जाती हैं। और जैसा कि हमने बात कर लिया था, पर्यावरण और वन मंत्री कौन है, तो चंद मोहन पटोवारी। ओके, क्लियर? देखिए यहाँ पर बात करेंगे G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है वाराणसी में, ठीक है। अच्छा, हमारे देश के संस्कृति मंत्री कौन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री, तो जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी, ओके। अच्छा, साथ में ही संस्कृति राज्य मंत्री कौन है, तो मीनाक्षी लेखी हैं। ये थोड़ी सी जानकारी है जो आपको होना चाहिए। तो कहाँ पर हुई है? वाराणसी में हुई है। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि थीम क्या था, तो थीम था समावेशी विकास के लिए वैश्विक कथा को आकार देना। समावेशी विकास के लिए वैश्विक कथा को आकार देना, इस थीम के साथ बैठक करी गई है। साथ में ही एक डाक टिकट जारी करा गया है। डाक टिकट किस बात को ध्यान में रखते हुए जारी करा गया है, तो कल्चर यूनाइट्स ऑल अभियान के तहत डाक टिकट जारी करा गया है G20 के संदर्भ में। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं G20 के बारे में। बात करेंगे तो सबसे पहले G20 की स्टार्टिंग कब करी गई थी, तो 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी। दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जो स्पेशली G20 के जो देश हैं वो आपस में डिजिटली एक दूसरे से पर्यावरण के संदर्भ में, विज्ञान के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और उसके बाद G20 के देशों में उसको क्रियान्वित करवाने का काम करते हैं। क्लियर? देखिए, क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु के मामल्लपुरम में एक सम्मेलन हुआ है, उसका नाम बताओ, ठीक है। तो उस सम्मेलन का नाम है संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। 2 पहले ही हो चुके हैं और ये 3rd नंबर का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर था। क्लियर? इसमें 250 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भारत से रिलेटेड और बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। इसमें शिक्षाविद थे, उद्योगपति थे, वैज्ञानिक थे
और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने नया कोई फॉर्म खोला हुआ है। क्लियर? अच्छा, इसमें दो एजेंसियों के नाम हमें पता होना चाहिए जिनके सहयोग से ये सम्मेलन कराया गया है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कलपक्कम में है, और सोसाइटी फॉर फेल्योर एनालिसिस के द्वारा ये सम्मेलन कराया गया था। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु भी एक राज्य के रूप में सामने आया था भारत के लिए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसकी जो सीमाएं हैं उसको अभी 14 जनवरी 1969 में दोबारा से रिवाइज की गई थी। इसकी जो सीमाएं थी, यानी जो जिन एरियाज से या जिन स्टेट से ये बाउंड्री शेयर करता है, वो डिफाइन कब किया गया था? तो 14 जनवरी 1969 को। राज्यपाल कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। विधानसभा में सीटें टोटल कितनी है? तो 235 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए यहाँ से 18 सीटें जाती हैं और लोकसभा के लिए यहाँ से 39 सीटें जाती हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी हिस्से में है, स्थित है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम भेल के बारे में बात कर लेते हैं। BHEL भेल, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। एक इंजीनियरिंग इकाई के रूप में हम इसे समझ सकते हैं, जो भारत में बिजली उत्पादन से रिलेटेड जो उपकरण होते हैं उनके निर्माण के लिए काम करती है। इसकी स्थापना करी गई थी 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। तो भेल के द्वारा पहली बार बिजली संयंत्रों में NOx उत्सर्जन को रोकने के लिए एक उत्प्रेरक सेट का निर्माण किया गया है। और इस उत्प्रेरक सेट का नाम क्या है? इस उत्प्रेरक सेट का नाम है SCR। और ये एक ऐसा सेट है जिसको अगर इन संयंत्रों में लगा दिया जाएगा तो कोयले के जलने से जो निकलने वाले नाइट्रोजन के अवयव हैं वो क्या होंगे? उनका उत्सर्जन कम किया जा सकता है। तो मेक इन इंडिया के तहत भेल ऐसी कंपनी बन गई है जिसने ये काम करके दिखा दिया है। इसके पहले जो SCR है उसको हम आयात करते थे दूसरे देशों से। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये NOx क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, जब कोयले को जलाया जाता है तो उससे नाइट्रोजन के कई सारे फॉर्म रिलीज होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ही नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये सारा, जब ये नाइट्रोजन के जितने ये फॉर्म है, एक तरीके से वायु प्रदूषक के रूप में काम करते हैं, यानी कि जो हमारा वायु प्रदूषण है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का काम करते हैं। तो इन नाइट्रोजन के ये सारे जो ये अवयव हैं, इनको मिलाकर कहा जाता है NOx। तो आई होप कि आपने सारी बात समझ ली होगी। और सबसे पहला स्टेट तेलंगाना स्टेट बन गया है जिसने ययाद्री थर्मल पावर स्टेशन के लिए SCR इकाइयों के लिए आदेश दे दिया है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये SCR यूनिट्स हैं वो सबसे पहले किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। और किस थर्मल पावर स्टेशन में स्टार्ट करी गई है? तो यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन में स्टार्ट की गई है। साथ में ही नाल्को के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो बिजली कंपनियां हैं उनको आदेश दिया गया है, जैसे कि स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है महाराष्ट्र की, और पश्चिम बंगाल की पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे थर्मल पावर स्टेशन हैं जहां पर SCR यूनिट को लगाने के बारे में नाल्को ने आदेश जारी किए हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली। क्लियर? देखिए, यहाँ पर बात करेंगे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बारे में। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में बात करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के कानून मंत्री हैं। साथ में ही इनके द्वारा 25 अगस्त 2023 को टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया गया है। टेली लॉ 2.0 एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत भारत की आम जनता जो गांवों में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको भारत की न्याय व्यवस्था के साथ जोड़ा जाएगा। और इसको लॉन्च कहां पर करा गया? तो इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली के सिरी ऑडिटोरियम में। ठीक है, नई दिल्ली का जो सिरी ऑडिटोरियम है वहां से इसकी लॉन्चिंग करी गई है। क्लियर? सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, हमने बात कर ली इसके बारे में। देखिए, 2017 से लेकर 2022 तक का जो टेली लॉ का परफॉर्मेंस है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में नई दिल्ली के। ओके,
और इसमें टेली लॉ प्लस न्याय बंधु जो ऐप है उन दोनों को जोड़कर काम किया जाएगा। न्याय बंधु ऐप के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाया था कि इसमें अगर किसी भी विषय पर आप न्याय के किसी भी विषय पर आप मशवरा लेना चाहते हैं तो इस ऐप के माध्यम से जो विशेषज्ञ हैं, वकील हैं, उपलब्ध हैं जो आपको सही जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें लाभार्थियों की आवाज को बताया गया, यानी कि जिनको फायदा मिला है उनके बारे में बताया गया, और साथ में अचीवर्स कैटलॉग यानी कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिन्होंने जो ये टेली लॉ है इसके लिए काम किया हुआ है। क्लियर? आइए बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में, जो एक आईटी कंपनी है। कल भी हमने इसके बारे में बात करा था कि इन्फोसिस ने 3 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो राफेल नडाल को नियुक्त किया है। अब यहाँ पर बात हो रही है इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो महिला टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम है इगा स्वियाटेक। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इन्फोसिस के द्वारा। ओके, आइए नेक्स्ट बात करें रिलायंस रिटेल के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसकी ही एक ब्रांच है रिलायंस रिटेल। इसने क्या करा है, युवाओं के फैशन को ध्यान में रखते हुए एक शॉपिंग जो स्टोर है उसको खोला है जिसका नाम है यूस्ता। क्या नाम है? यूस्ता। यूस्ता के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा स्टोर है जिसमें जितने भी सामान है वो 999 से कम के हैं, और ऑलमोस्ट जो सामान है वो 499 से कम के हैं। तो ये इस स्टोर का नाम याद रख लेना, यूस्ता इसका नाम है। और कहाँ पर खोला गया, तो हैदराबाद का जो सारथ सिटी मॉल है वहां पर इसकी लॉन्चिंग करी गई है। साथ में ही रिलायंस का जो ये रिलायंस रिटेल है इसने कतर की एक कंपनी है कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसके साथ में एक टाई अप करा है, और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने निवेश करा है यूस्ता के लिए कितने रुपए का, तो लगभग 8,278 करोड़ रुपए, जिसको 10 बिलियन डॉलर भी हम कह सकते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट किया गया है कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा रिलायंस जो रिटेल वेंचर्स है उसमें। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। साथ में ही अब हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा उसका रिवीजन हम फटाफट करते हैं। तो महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। और साथ में ही हमने कल की न्यूज में पढ़ा था कि 26 अगस्त को मदर टेरेसा जी जिनको नोबेल प्राइज मिला था उनकी कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी, तो 113वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ISSF विश्व चैंपियनशिप के बारे में, जो कहां पर आयोजित करी गई थी, तो अजरबैजान के बाकू में। कहां पर? अजरबैजान के बाकू में आयोजित करी गई थी। और आगामी पेरिस 2024 जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए जो शूटर हैं उसमें एक शूटिंग स्लॉट किस खिलाड़ी ने सुरक्षित कर लिया है, भारत से रिलेट करती हैं, तो राजेश्वरी कुमारी ने ये अपनी जगह बना ली है। और फिडे विश्व शतरंज कप 2023 के बारे में बात करा था हमने, जिसके फाइनल में भारत की तरफ से दूसरा स्थान हासिल करा है भारतीय खिलाड़ी प्राज्ञा नंद ने। और इनके नाम 2 रिकॉर्ड हैं कि इस तरीके का, यानी कि चेस कॉम्पिटिशन, वर्ल्ड लेवल का जो चेस कंपटीशन हो रहा है उसके फाइनल में जाने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए, प्राज्ञा नंद का। ओके, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा चंद्रयान 3 भेजा गया है। उसमें रोवर का नाम क्या है, तो रोवर का नाम है प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। ठीक है, और जिस जगह पे उसने लैंड किया है उस जगह का क्या नाम रखा गया, तो शिव शक्ति नाम रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई चालान प्रोत्साहन योजना जो राज्य सरकार के सहयोग से स्टार्ट की गई है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। ये एक ऐप भी है, मेरा बिल मेरा अधिकार। ओके, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो टेनिस खिलाड़ी है राफेल नडाल, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इन्फोसिस जो IT कंपनी है उसके द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री की जो ग्रीस यात्रा थी वो कितने साल बाद हुई है, यानी किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की जो ग्रीस यात्रा है वो कितने साल बाद हुई है, तो 40 साल के बाद हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ओपन हाउस परामर्श का आयोजन किया गया, कहां पर? मुंबई में। और इसका विषय क्या था, तो हमने आपको बताया था कि विषय था कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो जीवन बीमा स्कीम्स हैं उसके ऊपर कुछ काम किया जाए, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए। क्लियर? इस सेशन में इतना ही। आई होप कि जो भी क्वेश्चन होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
साथ ही वीकली की क्लास अभी मैं कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगी, यानी कि वीक में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो उन सब का हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे एक बार, ताकि सारी जो डिटेलिंग है वो हमें रिकॉल हो जाए, सारी न्यूज़ हमें समझ में आ जाए। साथ में मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।